जब मैं छोटा था तब मेरे छोटे चाचा मुझे कार में बैठाकर कस्बे में अरबी खरीदने ले गए थे। लौटते वक्त पहाड़ी रास्ते में अचानक सामने एक बड़ा काला भालू आ गया। मेरे चाचा ने मजाक में खिड़की से भालू की तरफ एक सेब फेंक दिया। भालू सेब पकड़ ही नहीं पाया और उल्टा पास के गहरे गड्ढे में गिर गया। ये देखकर मेरे चाचा जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि ये भालू कितना बेवकूफ है, एक सेब तक नहीं पकड़ पाया। मेरे दादा गुस्से में बोले कि तूने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, काले भालू से मजाक क्यों किया। चाचा बोला कि हम कोई बैलगाड़ी में नहीं है, छोटी कार है, डरने की क्या बात है। दादा ने गंभीर आवाज में कहा कि काला भालू बहुत बदला लेने वाला होता है। हमारे गांव का चेनू काका भी इसी तरह मारा गया था। दादा ने बताया कि एक बार चेनू काका ने जंगली सुअर पकड़ने के लिए पहाड़ में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था। सुअर तो नहीं फंसा, लेकिन काला भालू उसमें गिर गया। डर के मारे चेनू काका उसे छोड़कर घर आ गया। उसी रात वह भालू गांव में घुस आया और चेनू काका को जिंदा खा गया। चाचा ने झुंझलाकर कहा कि अब बस करो, ऐसी बातें मत करो। इसके बाद चाचा ने कार और आगे पहाड़ी रास्ते पर तेज चला दी। कुछ दूरी बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा तो भालू दिखाई नहीं दिया। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। थोड़ी देर बाद मुझे जोर की पेशाब लगी। मैंने कहा कि मुझे नीचे उतरना है, आप लोग भी थोड़ा हवा ले लो। दादा और चाचा दोनों नीचे उतर गए। मैं कार में अकेला रह गया। मुझे अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर बाहर झांका। तभी मुझे दूर जंगल की तरफ एक इंसानी साया दिखाई दिया जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। उसकी आकृति खड़े हुए भालू जैसी लग रही थी, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैं डर गया और जोर से चिल्लाया कि दादा चाचा जल्दी वापस आओ। वे घबराकर बोले क्या हुआ। मैंने कहा कि पीछे जंगल में कोई खड़ा है और हाथ हिला रहा था। मैंने उंगली से इशारा किया, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। दादा बोले कि वहाँ तो कोई नहीं है, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मैं कह ही रहा था कि अभी तो था। तभी दादा का चेहरा बदल गया और उन्होंने घबराकर कहा कि जल्दी अंदर आओ। उसी वक्त मेरे चाचा धीरे धीरे जंगल से निकल कर आए। मुंह में सेब दबाया हुआ था। बोले आ गया। पहाड़ पर सेब का पेड़ मिला तो कुछ तोड़ लाया। दादा गुस्से में चिल्लाए कि तुझे बस खाने की पड़ी रहती है, जान से जाएगा तब समझेगा, जल्दी कार में बैठ। चाचा ने हैरान होकर पूछा कि इतनी नाराजगी क्यों, बस कुछ जंगली सेब ही तो तोड़े हैं। दादा ने बिना सुने कहा कि चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर और तेज चला। चाचा बोला कि इतनी तेज क्यों, क्या मरने की जल्दी है। दादा चिल्लाए कि कहा ना तेज चला, ज्यादा सवाल मत कर। कार के अंदर माहौल अजीब हो गया। आमतौर पर मैं ही चाचा को धीरे चलाने को कहता था, लेकिन उस दिन मेरे मुंह से भी निकल गया कि तेज चलाओ। चाचा ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा है। मैंने झूठ बोल दिया और कहा नहीं, बस अंधेरा होने वाला है, पहाड़ में रात ठीक नहीं रहती। चाचा हंसकर बोले कि मुझे लगा काला भालू पीछे आ गया है, वैसे भी अगर आ भी जाता तो क्या, कार तेज होती तो पकड़ नहीं पाता। मैं कुछ नहीं बोला, बस लगातार खिड़की के बाहर देखता रहा। अचानक दादा चिल्लाए कि खिड़की बंद कर दो। चाचा बोला कि इतनी गर्मी में खिड़की क्यों बंद करें। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सड़क किनारे की झाड़ियों से एक जंगली सुअर दौड़ता हुआ सामने आ गया। जोरदार टक्कर हुई, सुअर कई मीटर दूर जा गिरा और कार भी रेलिंग से टकरा गई। चाचा गाली देते हुए बोले कि कार खराब हो गई है और नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। दादा चिल्लाए कि नीचे मत उतर, गाड़ी भगा ले। चाचा ने देखा तो बोला कि तेल टंकी टूट गई है, गाड़ी अब नहीं चल सकती। मजबूरी में हमें नीचे उतरना पड़ा ताकि कोई दूसरी गाड़ी हमें कुचल न दे। चाचा सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती गाड़ियों को हाथ दिखाने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मैं घबराकर पैर पटकने लगा और चाचा को दोष देने लगा कि अगर तेज न चलाते तो हादसा नहीं होता। चाचा झल्लाकर बोले कि अगर वह काला भालू आ गया तो क्या हम बच पाएंगे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पास की झाड़ियों से फिर वही सड़ी हुई बदबू आने लगी। झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज हुई और उसी पल मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काला भालू आ गया है, पापा झुंझलाकर बोले। बेकार की बातें मत करो, गाड़ी 50 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है, काला भालू इतनी दूर कैसे पीछा कर सकता है। फिर उन्होंने कहा मिंटू तू कद में लंबा है, आगे जाकर देख कि मामला क्या है। मेरे छोटे चाचा तुरंत डर गए और बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। इतना कहकर वह दादी के पीछे छिप गए। पापा ने डांट कर कहा तू मजबूत भी है, आगे खड़ा रहेगा तो भालू पास नहीं आएगा। चाचा कांपती आवाज में बोले अगर सच में आ गया तो। पापा बोले हम लोग ज्यादा हैं, वह हमला नहीं करेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि काले भालू के सामने डर मत दिखाना, वह बहुत चालाक होता है। चाचा बोले मुझे तो कहीं काला भालू दिख नहीं रहा, आप मुझे डराइए मत। पापा अचानक सख्त आवाज में बोले आ गया, सब लोग हिलना मत, बिल्कुल मत भागना। तभी झाड़ियों से एक विशाल काला भालू निकल आया। उसने सिर उठाकर हमें देखा जैसे हमें तौल रहा हो। पापा चिल्लाए जल्दी सब लोग हाथ ऊपर उठा लो, धूप में हमारी परछाइयां मिलकर उसे लगेगा कि हम बहुत ज्यादा हैं। उसकी नजर कमजोर होती है। हम सबने हाथ ऊपर कर लिए। चाचा घबराकर फुसफुसाए फिर भी वह क्यों नहीं जा रहा। पापा बोले चुप रहो, वह हमें परख रहा है, जरा भी हिले तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ देर तक भालू हमें घूरता रहा, फिर अचानक मुड़कर वापस झाड़ियों में चला गया। मेरे छोटे चाचा ने राहत की सांस ली और बोले ये तो बहुत बड़ा था, खड़ा होता तो कम से कम 2-3 मीटर ऊंचा होता। पापा बोले जल्दी यहाँ से निकलो, वह फिर लौट सकता है। चाचा ने पूछा लेकिन जाए तो जाए कहाँ, अंधेरा होने वाला है और अभी बहुत लंबा पहाड़ी रास्ता बाकी है। दादी बोली कोई तरीका सोचो, किसी गाड़ी को रोक लेते हैं। पापा बोले ज्यादातर बाहरी गाड़ियां हैं, कोई रुकता नहीं, काश गांव का कोई मिल जाए। इतना कहते ही पहाड़ी रास्ते की दूसरी तरफ से एक बड़ी मालगाड़ी आती दिखाई दी। मेरे छोटे चाचा बीच सड़क में जाकर हाथ हिलाने लगे, लेकिन ट्रक ने रुकने का नाम नहीं लिया। मैंने जल्दी से चाचा को खींचकर किनारे किया। चाचा गुस्से में बड़बड़ाए हरामखोर ड्राइवर, आज तो मरवा ही देता। पापा बोले मैंने पहले ही कहा था कोई नहीं रुकेगा, अब चलते रहो। जब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है हम तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया। अंधेरा होते ही मैंने फिर देखा कि आगे रास्ते पर एक इंसानी साया खड़ा है और हाथ हिला रहा है। मैं डरते हुए बोला पापा आगे इंसान है या वही काला भालू, अगर वही हुआ तो हमारे पास भागने का भी मौका नहीं होगा। पापा ने तुरंत कहा आगे मत बढ़ो। हम रुक गए तो वह साया 2 कदम हमारी तरफ बढ़ा। मैं घबरा गया और बोला पापा मुझे डर लग रहा है, वह आ रहा है, भाग चले। पापा ने सख्ती से कहा नहीं भागना, वह हमारी हिम्मत परख रहा है, अगर उसे लगा कि हम डर गए तो वह सीधा हमला कर देगा। वह साया फिर 2 कदम और आगे आया, हाथ भी हिला रहा था। मेरे चेहरे से पसीना टपकने लगा। अचानक वह साया झाड़ियों में चला गया। उसी पल सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। उसकी हेडलाइट बहुत तेज थी। मैंने पूरी ताकत से हाथ हिलाया और मदद के लिए चिल्लाया। ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने पूछा क्या हुआ भाई। मैंने रोते हुए कहा काला भालू हमें मार डालेगा, भगवान के लिए बचा लो। ड्राइवर ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में शक साफ था। पापा बोले अगर भरोसा नहीं हो रहा तो सिर्फ मेरे पोते को ले जाओ, हम नहीं बैठेंगे, यहाँ सच में काला भालू है, वह हमें देर से घूर रहा है। दादी भी बोली हम झूठ नहीं बोल रहे, वो बहुत बड़ा भालू है, अगर आपने नहीं बचाया तो वो हमें खा जाएगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और बोला चाचा मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ और तुम 4 लोग हो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ कर दिया तो मेरी जान चली जाएगी। मेरे घर में सब मुझ पर निर्भर है। हमने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम कैसे यकीन करोगे। ड्राइवर बोला मुझे माफ करो, तुम किसी और से मदद मांगो। इतना कहकर वह ट्रक लेकर चला गया। मेरे छोटे चाचा गुस्से में चिल्लाए मरोगे कुत्ते की मौत। उसी पल झाड़ियों से काला भालू फिर निकल आया। वह हमें घूरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पापा ने कहा अब हमला होने वाला है, तुम लोग पीछे हटो। मैं इसे रोकता हूँ। दादी घबरा गई और बोली और तुम। पापा बोले मेरे हाथ में चाकू है, तुम लोग पीछे जाओ। दादी ने कांपती आवाज में कहा अपना ध्यान रखना और याद रखना हमेशा काले भालू की तरफ मुंह करके रहना।
रहना। काला भालू धीरे धीरे एक एक कदम पीछे हटने लगा। दादा ने तुरंत कहा, याद रखना, काले भालू को पीठ मत दिखाना, उल्टा होकर मत भागना। दादी ने सिर हिलाया और हमें साथ लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। हम मुश्किल से 7-8 कदम ही पीछे गए थे कि मैंने पलट कर देखा। मैंने देखा कि मेरे छोटे चाचा हमसे काफी दूर हो चुके थे, कम से कम 20-25 मीटर पीछे। अचानक वह घबरा गए और पलटकर हल्की दौड़ लगाने लगे। उनके कदमों की आवाज इस सन्नाटे में बहुत तेज और डरावनी लग रही थी। अगले ही पल काले भालू ने सिर उठाया और फिर पागलों की तरह मेरे छोटे चाचा की तरफ दौड़ पड़ा। वह दौड़ा, चाचा भागे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड में काले भालू ने उन्हें घसीटते हुए झाड़ियों में खींच लिया। तुरंत झाड़ियों से मेरे छोटे चाचा की चीखें आने लगी। हम सब बदहवास होकर उस तरफ भागे, लेकिन वहां चारों तरफ घना अंधेरा था। झाड़ियां पहले ही दूर तक घसीटी जा चुकी थी। बस दूर कहीं से चाचा की दर्द भरी आवाज आ रही थी। वह चिल्लाए, मैं यहाँ हूँ माँ, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ दो, भालू मुझे मार चुका है, तुम लोग मत आना। कुछ ही पलों में उनकी आवाज भी बंद हो गई। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। वह रोते हुए चिल्लाई, बदकिस्मत भालू, मेरे बेटे को लौटा दे, मैं तुझसे लड़ूंगी। इतना कहकर वह अंधेरी झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगी। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा, दादी होश में आओ, आप ऐसे जाएंगी तो खुद मर जाओगी। बदला लेने का एक ही तरीका है, जिंदा रहना। दादी रोते हुए बोली, तो अब क्या करें? मैंने कहा, अभी कोई रास्ता नहीं है, पहले यहाँ से भागना होगा। अगर हम भी मारे गए तो चाचा का बदला कौन लेगा? दादी आंसुओं के साथ दौड़ती रही। मैं उन्हें दिलासा देता रहा और बोला, चाचा मजबूत थे, अगर वह न भागते तो भालू हमला भी नहीं करता। दादी गुस्से में बोली, अब यह सब कहने से क्या होगा? अगर तुमने गाड़ी तेज चलाने को न कहा होता तो हादसा ही न होता। मैंने कहा, मैंने तेज इसलिए चलाने को कहा था क्योंकि काला भालू पीछा कर रहा था। वह जंगली सुअर भी उसी का भेजा हुआ था। उसने जानबूझकर सुअर को सड़क पर दौड़ाया ताकि हमारी गाड़ी खराब हो जाए। दादी चिल्लाई, नहीं, काला भालू इतना चालाक नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं हम कितनी देर भागते रहे। अचानक हमें सड़क किनारे एक छोटी कार खड़ी दिखाई दी, जिसकी लाइट जली हुई थी। हम दौड़कर उसमें घुस गए। अंदर बैठते ही हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगली सीट पर जो देखा उसे देखकर हमारी सांस अटक गई। उस कार का मालिक पहले ही मारा जा चुका था। दादी घबराकर बोली, अब क्या यह गाड़ी चलेगी? मैंने देखा चाबी नहीं थी, गाड़ी नहीं चल सकती थी। मैंने कहा, फिलहाल यहीं छिप जाते हैं, सुबह होने पर कुछ सोचेंगे। इतना कहते ही मुझे फिर वहीं सड़ी हुई बदबू आई। मैं चौंक गया और बोला, नहीं, यहाँ रुकना खतरनाक है। दादी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, काला भालू दरवाजे खोलना जानता है, अभी सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए वह पास नहीं आ रहा, लेकिन आधी रात के बाद जब रास्ता सुनसान होगा वह यहीं आ जाएगा। दादी बोली, हम अंदर से लॉक कर लेंगे। मैंने सिर हिलाया और कहा, बेकार है, उसकी ताकत इतनी है कि वह एक बार में शीशा तोड़ देगा और हमें खींच ले जाएगा। मैंने याद करते हुए कहा, 10 कोस आगे एक घर है, अगर वहां पहुंच गए तो बच जाएंगे। हमने गाड़ी छोड़ी और फिर से पैदल चलना शुरू कर दिया। रात की ठंडी हवा से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ ही देर में वही भालू की बदबू फिर फैल गई। मैंने पीछे देखा तो काला भालू हमारे पीछे चल रहा था। वह बहुत धीरे चल रहा था। चांदनी में उसकी परछाई बेहद लंबी और डरावनी लग रही थी। उसके मुंह के किनारे अभी भी मेरे छोटे चाचा का खून लगा हुआ था। मैंने फुसफुसाकर कहा, कोई आवाज मत करना। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। मैंने फिर पीछे देखा, काला भालू सिर झुकाकर आराम से चल रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि हम थक जाएं, रुकें और फिर वह हमला करे। रास्ते में कभी कभी गाड़ियां गुजरती थी। जब भी कोई गाड़ी आती, भालू झाड़ियों में छिप जाता। गाड़ी निकलते ही वह फिर बाहर आ जाता। पता नहीं कितना वक्त बीता। दादी पूरी तरह थक चुकी थी। उन्होंने पीछे देखा, भालू अब 100 मीटर से भी कम दूर था। वह रोती हुई बोली, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, तुम लोग आगे बढ़ो। नहीं, अगर तुम रुक गई तो काला भालू तुरंत पकड़ लेगा, थोड़ा और सह लो, बस आगे सराय आने ही वाली है। दादी हांफते हुए बोली, मेरे घुटनों में जान नहीं रही, वैसे भी मैंने बहुत जी लिया है, अगर भालू मुझे खा भी लेगा तो तुम्हें भागने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, आगे निकल जाओ। इतना कहकर दादी जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं घबरा गया। नहीं, ऐसे रुकना मतलब मौत को बुलाना। दादी उठो, प्लीज उठो। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, चलो थोड़ा और चल लेते हैं। दादी की आंखें भर आई। मीनू मर चुका है, अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची, तुम लोग चले जाओ। मैंने जोर से कहा, नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर मैं और दादाजी दोनों मिलकर दादी को सहारा देकर आगे बढ़ने लगे। मैं बार बार पीछे देख रहा था। काला भालू और करीब आ चुका था, अब वह साफ दिखने लगा था। दादी भी समझ गई। उन्होंने अचानक हमें झटका देकर दूर किया। जाओ, जल्दी जाओ, भालू बहुत पास आ गया है। मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। दादाजी कुछ सेकंड तक दादी को देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द, मजबूरी और बेबसी सब कुछ था। फिर उन्होंने मेरा हाथ खींचा और तेज चलने लगे। पीछे दादी लंगड़ाती हुई रह गई। मैं बार बार पलट कर देख रहा था और वही हुआ जिसका डर था। काला भालू दादी तक पहुंच गया, लेकिन दादी डरी नहीं। उनके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। वह चिल्लाई, काले भालू, मेरे बेटे को खा गया, अब मुझे खाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं रोते हुए आगे बढ़ता रहा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पता नहीं हम कितनी देर भागते रहे। आखिरकार दूर एक घर दिखा जहाँ लाइट जल रही थी। मैंने दौड़कर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उम्र में दादाजी जितने ही लग रहे थे। मैं रोते हुए बोला, बचाइए, हमें बचाइए। वह आदमी एक पल में समझ गया, काले भालू ने किया ना। दादाजी कांपती आवाज में बोले, मेरे बेटे और पत्नी दोनों को उसी भालू ने मार दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। अजीब इत्तेफाक है, मेरे बेटे को भी उसी भालू ने खाया था। मैं पूरी जिंदगी शिकारी रहा हूँ, लेकिन ऐसा चालाक भालू कभी नहीं देखा। आज रात तुम लोग यहीं रहो, सुबह होते ही शहर निकल जाना। मैंने पूछा, आपके पास बंदूक है? उससे उसे मार क्यों नहीं देते? वह आदमी बोला, ये भालू बहुत चालाक है, बंदूक पहचानता है, हाथ में बंदूक देख ले तो भाग जाता है। उसने अब तक कई राहगीरों को खा लिया है। तुम यहाँ तक जिंदा पहुंच गए, यही किस्मत है। चलो अंदर चलो, बाहर सुरक्षित नहीं। मैंने पूछा, इतना आतंक है, कोई उसे पकड़ता क्यों नहीं? उसने कहा, घना जंगल है, जब तक सर्दियों में बर्फ पड़कर वह सो नहीं जाता तब तक उसे पकड़ना नामुमकिन है। मैंने दांत भींचते हुए कहा, सर्दी आएगी तो मैं खुद उसे मारूंगा। वह हल्का सा हंसा। इतनी उम्र में जान जोखिम में मत डालो। मैंने गुस्से में कहा, मुझे कम मत समझो, जवानी में मैं बेहतरीन निशानेबाज था। मैंने उससे बंदूक खरीदने की बात की। वह बोला, नहीं बेचूंगा, मैं किसी को मरने भेजना नहीं चाहता। मैंने कहा, मेरे बेटे और पत्नी मर चुके हैं, बदला लिए बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। वह बोला, ठीक है, पर अगर मरे तो मुझे दोष मत देना। इतने में अचानक वही सड़ी हुई बदबू फिर फैल गई। बुजुर्ग ने तुरंत बंदूक उठा ली। मैंने खिड़की से झांका। बाहर एक विशाल काले भालू का सिर था। वह हमें घूर रहा था, मुंह से लार टपक रही थी। जैसे ही उसकी नजर बुजुर्ग के हाथ में बंदूक पर पड़ी, वह पलटा और जंगल की तरफ भाग गया। उस रात हम जिंदा बच गए। जल्दी करो, उसके पीछे भागो, उसे भागने मत दो। लेकिन बूढ़े शिकारी ने दादाजी को रोक लिया। अभी नहीं, ये काला भालू बहुत चालाक है, बाहर पूरी तरह अंधेरा है, अभी पीछा किया तो नुकसान हमारा ही होगा। बदला लेना है तो सुबह उजाला होने का इंतजार करना होगा। दादाजी ने दांत भींचकर सिर हिला दिया। ठीक है। अगले दिन बूढ़े शिकारी ने गांव वालों के सामने अपनी बंदूक दादाजी को सौंप दी। गांव के सभी लोग जानते थे कि दादी और चाचा काले भालू का शिकार बन चुके हैं। सब लोग दादाजी को समझाने लगे कि अब जो हो गया उसे यहीं खत्म कर दो, लेकिन दादाजी नहीं माने। उन्होंने साफ कहा, मैं उस काले भालू को जरूर मारूंगा, अपने बेटे और अपनी पत्नी का बदला लेकर रहूंगा। उस दिन के बाद दादाजी रोज निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे। दिन रात मेहनत की और बहुत जल्द उनका निशाना बेहद
बेहद सटीक हो गया। एक दिन वह बूढ़े शिकारी को साथ लेकर भालू का शिकार करने जाना चाहते थे, लेकिन जब उसके घर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। घर बिखरा पड़ा था, फर्श पर सिर्फ खून के धब्बे थे और काले भालू के पंजों के निशान। मैं घबरा गया। दादा, क्या बूढ़े शिकारी को भी भालू खा गया? इतनी बर्फ पड़ रही है। भालू तो अब तक सर्दियों की नींद में होना चाहिए था। दादाजी की आंखों में गुस्सा था। लगता है उसे भी खा गया। भालू सो रहा हो या नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद दादाजी गांव के कुछ जवान लड़कों को साथ लेकर पहाड़ों में भालू की तलाश में निकल पड़े। पहाड़ इतना बड़ा था कि समझ नहीं आ रहा था शुरुआत कहां से करें। किसी ने कहा बड़े और मोटे पेड़ों के पास देखो, किसी ने कहा गुफाओं के आसपास तलाश करो। सब अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। थोड़ी देर में एक लड़के ने पहाड़ की एक गुफा ढूंढ निकाली। गुफा के बाहर भालू की गंदगी पड़ी थी। वह दौड़कर दादाजी को बुला लाया। दादाजी ने बंदूक संभाली और गुफा के अंदर घुस गए। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज गूंजी। थोड़ी देर बाद दादाजी गुफा से एक काले भालू को घसीटते हुए बाहर लाए, लेकिन वह भालू छोटा था। दादाजी ने सिर हिलाया। ये वो नहीं है जिस भालू की मुझे तलाश है। वह कम से कम 400-500 किलो का होगा। ये तो मुश्किल से 200 किलो का है। एक युवक बोला, दादा, इस भालू की खाल और मांस बहुत कीमती है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिए। मेरी शादी के लिए पैसों की कमी है। दादाजी ने थोड़ी देर सोचा और बोले, ठीक है, ले जा। इसके बाद वे फिर उस बड़े काले भालू की तलाश में निकल पड़े, लेकिन आधा दिन बीत गया, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शाम होने लगी, सबके पेट भूख से बजने लगे। एक बोला, अब लौट चलते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरा बोला, घर पर मेरी बीवी ने बड़े सुअर के पैर पका रखे हैं। दादाजी बोले, नहीं, थोड़ा और सह लो, भालू मिल गया तो मैं सबको ढाबे में खाना खिलाऊंगा। एक युवक बोला, दादा, आज कई गोलियां चल चुकी हैं। भालू ने आवाज सुनकर जरूर कहीं छिप गया होगा। आज लौट चलते हैं, किसी और दिन फिर आएंगे। सबने दादाजी को समझाया कि भूखे और थके हाल में भालू से भिड़ना खतरनाक है। आखिरकार दादाजी को मानना पड़ा। लौटते वक्त रास्ते में उन्हें एक गधा पड़ा मिला। उसकी गर्दन पर भालू के पंजों के गहरे निशान थे। गधा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। दादाजी की आंखें चमक उठी। भालू यहीं कहीं है। सब घबरा गए। अब अंधेरा होने वाला था। रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी बोले, डरो मत, हमारे पास बंदूक है। इतने में पूरी तरह अंधेरा छा गया। सब गांव की ओर तेजी से चलने लगे। चलते चलते कुछ युवक दादाजी को कोसने लगे। उसी वक्त पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में गुजरा। अचानक किसी ने चिल्लाया, अरे नहीं, काला भालू आ गया। सब घबरा गए। कुछ लड़कों के हाथ कांपने लगे। बंदूक की ट्रिगर तक नहीं दब पा रही थी। अंधेरे में एक विशाल काला भालू सामने खड़ा था। वह सबको घूर रहा था। उसके गले से गहरी डरावनी गुर्राहट निकल रही थी। माहौल मौत की तरह सन्न था। अचानक काला भालू हम पर झपटने की बजाय रुक गया। वह पलटकर उस दिशा में देखने लगा जिधर से ट्रक गया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दर्द और बेबसी थी। मैंने मौका देखकर भालू के सिर पर निशाना साधा। उंगली ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि पीछे से जोर से आवाज आई, गोली मत चलाना। हम सब चौंक कर पलटे। वहां वही बूढ़ा शिकारी खड़ा था, लाठी के सहारे लंगड़ाता हुआ। उसके शरीर पर फटा हुआ रुई का कोट था और चेहरे पर ताजे जख्मों के निशान थे। मेरी आंखें फटी रह गई। दादाजी, आप जिंदा हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। जिंदा हूं, मरा नहीं। जमीन पर जो खून था वो मेरा था। मुझे भालू ने नहीं, जंगली सुअर ने घायल किया था। मैं और भी घबरा गया। तो फिर जिसने सबको मारा वो? बूढ़े शिकारी ने भारी आवाज में कहा, ये भालू वो नहीं है। जिस भालू ने तुम्हारी पत्नी और बेटे को मारा था वो एक आंख वाला नर भालू था। उसे मैंने 3 साल पहले ही मार दिया था। सब सन्न रह गए। वह आगे बोला, यह मादा भालू है। तुम लोगों ने जो छोटा भालू मारा था वो इसका बच्चा था। ये गांव इसलिए नहीं आई थी कि लोगों को मारे, ये अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। इतना कहकर उसने पास की बर्फ हटाई। नीचे 2 छोटे भालू के बच्चे पड़े थे, ठंड से जमे हुए। उनके शरीर पर साफ साफ ट्रक के टायरों के निशान थे। मेरे हाथ कांपने लगे। बूढ़ा शिकारी बोला, जिस ट्रक ने इन्हें कुचला वही अवैध शिकारी थे। ये भालू उनका पीछा कर रही थी इंसाफ मांगने। मैं डरता था कि बदले की आग में तुम किसी बेगुनाह को मार दोगे। तभी दूर से फिर ट्रक की आवाज आई। वही ट्रक लौट आया। उसके पीछे पिंजरे में और भी मरे हुए जानवर भरे थे। मादा भालू गुस्से में दहाड़ती हुई ट्रक की तरफ दौड़ी, लेकिन ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उस पल मेरी आंखों से अंधापन हट गया। मैंने बंदूक उठाई और चिल्लाया, रुको, ये हादसा नहीं है, ये शिकारी है। 3 नकाबपोश ट्रक से उतरे। उनमें से एक ने नकाब उतारा। वह पड़ोसी गांव का वांग एर था जो सालों से चोरी छिपे शिकार करता था। वह हंसा। बूढ़े शिकारी पहचान लिया। जिस एक आंख वाले भालू को तुमने मारा उसे मैंने ही भड़काया था। सोचा था भालू के हाथों तुम मर जाओगे और जंगल मेरा हो जाएगा। मेरे दादाजी का खून खौल उठा। उन्होंने बंदूक तान दी। उसी वक्त मादा भालू आखिरी ताकत लगाकर उनके साथियों पर झपट पड़ी। उसने हमें मौका दे दिया। मेरी गोली सीधे वांग एर के हाथ में लगी। गांव के लड़के भी हिम्मत जुटाकर डंडे लेकर टूट पड़े। कुछ ही देर में सारे शिकारी पकड़े गए। सुबह होते ही गांव वाले आ गए। शिकारियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मादा भालू घायल थी। हमने उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाई। वह धीरे से दादाजी की टांग से लगी और अपने बचे हुए बच्चे को लेकर जंगल में लौट गई। दादाजी ने बंदूक जमीन पर रख दी। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखते हुए बोले, बदला लेने का मतलब सबको मार देना नहीं होता। सही बदला वही है जो मासूम की रक्षा करे। उस दिन के बाद दादाजी ने कभी शिकार नहीं किया। वे जंगल के रक्षक बन गए। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।